अच्छा, कल हम लोगों ने ये दो टॉपिक्स जो हैं स्लोप के टॉपिक को हम लोग रीड आउट कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। सर समझ नहीं आ रही। जी पूछे। ठीक है, कल ये दो टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किए। स्लोप में, स्लोप बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है। स्लोप को बेसिकली अगर हम लोग फार्मूला वाइज लेके आते हैं तो हम कहते हैं m इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ। जी, कोई क्वेश्चन अगर है तो मैं अभी इसको क्लियर कर दूँ आपके क्वेश्चन को, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ। जी सर, एक बात पूछनी थी। ये हाँ, जो m इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ये बेसिकली टेन से निकलता है वो। अब ये अब टेंजेंट होता क्या है, वैसे पता है टेंजेंट क्या है? ये वो होता है ना सर। यही होता है ना टेंजेंट। बेसिकली अगर कोई लाइन है हमारे पास, लेट से मैं ये कर्व तो हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन अगर किसी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ये टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हम लोग, उस टेंजेंट बेसिकली यही हमें देता है डेल्टा आपके पास ये y है, ये आपके पास x है, तो ये हमें देता है हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना, राइज और रन, या इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यस सर। परपेंडिकुलर, हाँ, अगर ज्योमेट्री में tan थीटा की कुल होता है तो कोई मसला नहीं, वो आप कर सकते, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ नहीं, इसी वजह से tan को मैं यहाँ पर कर, लेकिन टेंजेंट हम लोग लेते हैं ना टेंजेंट। तो टेंजेंट बेसिकली हमारे पास एक कर्व, एक लाइन होती है कि जो पियर्स नहीं करती, किसी पॉइंट में से नहीं होके गुजरती, बल्कि उस पॉइंट के सरफेस को टच करती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो फार्मूला जो आप मैं हम यूज़ कर रहा हूँ ना, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स वाला, तो ये बेसिकली फार्मूला ये यहाँ से बन के आया हुआ है, राइज और रन परपेंडिकुलर बेस। और ये आपको फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। लेकिन हम यहाँ पर इसको तो कर नहीं रहे, जाहिर सी बात है कि ज्योमेट्री की तो बात नहीं हो रही। हम जो अगर फाइंड करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कल हमने ड्रॉ किया था ना कर्व को, सपोज ये कर्व था, तो ये दो पॉइंट्स थे ना मेरे पास। अब अगर इन दो पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा ऐसे आपके लिए बना लूँ, तो मेरे पास वही राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया ना, उसकी शेप हमारे पास आ गई। ये यस देखिए, सर। इसको अगर मैं अब व्यू कर लूँ तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हुआ, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हुआ, ये बेसिकली x है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है x का, तो ये आपके पास क्या हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन x, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट था, इसको हम कहते हैं वर्टिकली चेंज इन y। तो जब हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं, रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज बिटवीन a एंड b, या b एंड a एंड b या b एंड a, आपके पास क्या बनता है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक हो गया। तो हम ज्योमेट्री तो कर नहीं रहे, इसी वजह से हम उस तरफ उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे। तो यस, अगर आप अपनी आसानी के लिए समझते हो ना, सपोज कर ले मैं अपने लिए क्लू लेता हूँ माइंड में, कि मैं कहता हूँ अगर m आता है तो इसको मैंने ऐसे डिफाइन करना है, अगर ये आता है तो यस, वो आप अपने माइंड में रख सकते हो कि जैसे हम टेंजेंट किया करते तो ऐसे, लेकिन टेंजेंट का यहाँ एप्लीकेशन नहीं, लेकिन जैसे टेंजेंट किया करते थे उस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ओके सर। स्लोप हो गई, टू टू स्लोप्स हमने फाइंड कर ली, और आपको पता होना चाहिए, कल का लेक्चर डेफिनेटली आपको रिमाइंड होना चाहिए कि हमारे पास ये जो स्लोप आती है जिसमें नेगेटिव हो, मैंने साइन लिखा हुआ है, मैंने नंबर की बात ही नहीं की, वो अलग चीज़ है। अगर स्लोप आपके पास नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये शो करता है कि कर्व डाउनवर्ड एक्स। स्लोपिंग हो,
यस सर। और एक्स और वाई में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स होगा, यानी दो वेरिएबल में जो आपका रिलेशन होगा इन्वर्स होगा। स्लोप अगर पॉजिटिव आ जाए, हम कैलकुलेट करते हैं स्लोप 2 पॉइंट्स में, और मैं ये भी आपके साथ कल डिस्कस किया था, 1 पॉइंट में रेट ऑफ चेंज नहीं होता, 1 पॉइंट में चेंज नहीं होता, हमेशा चेंज के लिए 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, चेंज के लिए 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। और हम एक क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक्स और वाई वैल्यूज पढ़ रहे हैं, तो 2x वैल्यूज होनी चाहिए, 2y वैल्यूज होनी चाहिए, देन डेल्टा y जो होगा y2 माइनस y1 होगा, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू होगी, और डेल्टा x होगा हमारे पास x2 माइनस x1 होगा, या नेक्स्ट वैल्यू इन x और माइनस प्रीवियस वैल्यू इन x, ये आपके पास हो सकता है। ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब थर्ड हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्लोप है जिसको हम लोग m कहते हैं वो 0 भी हो सकता है, और स्लोप हमारे पास जो है जिसको हम लोग नाम देंगे m, तो हमारे पास इन्फिनिटी भी हो सकता है। ये 2 लाइंस हमने अब ड्रॉ करना है, इन 2 लाइंस आपने मेमोराइज ऐसे करना है, अपने माइंड में रख लिए, थियरिटिकल CBs के लिए हम ऐसे करते हैं, ड्रॉ हम नहीं करते, लेकिन हम अपने माइंड में रखते हैं अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास है, ये देखिए एक साइड लेफ्ट साइड ये आपके नोट्स हैं, ये आपके ऑब्जर्वेशन है, अब ये रिटन फॉर्म में आपके सामने करूँगा, लेकिन आपने अपने पास इसको ऐसे नोट कर। अब यहाँ पर मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अ लाइन perpendicular to y axis। परपेंडिकुलर का पैरेलल का साइन क्या होता है, ऐसे, ये पैरेलल है, ये 2 लाइंस पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर क्या होगी, ये एक्वस लाइन है, हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन है जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा, और ये पैरेलल लाइन है जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इक्वल होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे स्लोप्स में, वो भी ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। तो ये आपके पास एक जस्ट है, अपने माइंड में रखना, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको गौर से पढ़िएगा, जो मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर रहा हूँ उसको गौर से पढ़िएगा। ये वो है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। तो मैंने ये सारी लाइंस लिख दी, सारे पॉइंट्स मैंने बनाए, मैंने कहा एक लाइन, अब बनाता हूँ एक लाइन जो कि पैरेलल है, एक लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के और जो कि परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। तो समझ आ गई, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, इसको नाम क्या देते हैं, द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, और स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपके पास आपके जो लाइन है, जो कर्व आप बनाते हो, बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, वो हॉरिजॉन्टल बन जाता है, और हॉरिजॉन्टल होता भी है। एग्जाम्पल ले लें, कल हम लोगों ने पढ़ा है ना कार्टेशियन प्लान, यस सर। इसको गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको लाने की ज़रूरत यही है कि आपको क्लियर हो, पॉइंट क्लियर हो जिसको मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको ज़हन में रखें। सपोज कर लें, ड्रॉ कर सकते हैं ना कि कोऑर्डिनेट आपके पास अगर गिवन हो तो हम ड्रॉ तो कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अलग सा क्वेश्चन है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये इसके साथ लिंक कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने माइंड में रखें। सपोज आपके पास कोऑर्डिनेट है, लेट्स से कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 and 10। तो मैं अगर देखिए 0 आपके पास क्या है, ये आपके पास साइन उसका डेफिनेटली जो भी आपके पास है वो डेफिनेटली आपके पास 0 आ रहा है, 10 पॉजिटिव है, इसका मतलब में फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ये क्या है कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट।
आप कल याद करें along y axis. along x एक्सिस और along y एक्सिस की बात की थी, along x एक्सिस और along y एक्सिस की बात की। तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। मैंने क्या कहा था? along y एक्सिस, along y एक्सिस y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो मोर देन 0 होती है। y की पर्टिकुलर वैल्यू And होगी axis. जो मोर देन 0 होगी, या 0 भी हो सकती है, लेकिन हम मोर देन 0 की बात करें। लेकिन along y एक्सिस x 0 होता है, x कोऑर्डिनेट along y एक्सिस 0 होता है। x कोऑर्डिनेट आपके पास जो यहाँ पर आ रहा है along x एक्सिस, along x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y की वैल्यू along x एक्सिस 0 होती है। यहाँ पर मैंने बात की, यहाँ पर देखिए मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाए। कोऑर्डिनेट्स में x और y की वैल्यू होती है। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? जो x और y वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो कि एक प्लेन के ऊपर या एक हमारे का क्वाड्रेंट से हमें बन के आती है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ओवरऑल ये सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं लेके चलूँ, ये क्या हुआ? x ऑन 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 10 आ रही है। इसकी लाइन कैसे 10 बनाऊं? सर हॉरिजेंटल बनेगी। हाँ, और कोई कैसे बनेगी हॉरिजॉन्टल? कैसे कैसे? वर्टिकल बनेगी सर। वर्टिकल नहीं सर वर्टिकल वर्टिकल सर सॉरी वर्टिकल वर्टिकल बनेगी सर इस कैसे? लाइन नहीं बनेगी सर। नहीं सर, हाँ, टोटली बनेगी। ये 10 है, ये 10 गिवन है। तो मैं अगर इसकी सर, लाइन along बनाऊंगा y तो axis। लाइन नहीं बनेगी सर हॉरिजेंटल ही बनेगी सर। हॉरिजेंटल 0 वाई एक्सिस पे और 10 भी उधर ही उसी लाइन में आता, तो 10 के ऊपर पॉइंट रख के उसको हॉरिजेंटली एक्सटेंड कर दें ये सर। आपके पास, ये देखिए, ये आपके पास लाइन बन जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर आपके पास क्या हो, हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है 0 10 दिए हुए, और 0 10 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी हो, तो x जो है वो 0 है, y 10 है, लाइन क्या बनेगी? ऑल अक्रॉस दिस। क्या मैं इस लाइन को ये कह सकता हूँ, ये पूरी लाइन है, अगर मैं क्या इस लाइन को ये से कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 10? यस सर, कैसे? शाबाश, Yes, देखिए sir. जिसकी हाँ प्रॉब्लम हमारी, मैंने इसको अंडरस्टैंड करना, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे बिल्ड हो गई, क्लियर हो गई, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी हॉरिजॉन्टल उसको। क्योंकि देखें, मैंने पेपर में इसको क्रिएट करके देना नहीं है, मैंने सिर्फ इसके ऑब्जर्वेशन को करना है कि आपके जहन में हो कि m इक्वल टू 0, m इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आपने सिर्फ अपने मेमोरी में रखना है। लेकिन अगर वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपसे पूछता है और लिखा हो y इज इक्वल टू 10, ये इसको इक्वेशन भी कहते हैं। y इक्वल टू 10 का मतलब है इक्वेशन। तो y इक्वल टू 10 हो, x इक्वल टू कुछ हो, y इज इक्वल टू कुछ भी हो, लेकिन मोर देन 0 आपके पास वैल्यू, लेस देन 0 हो, मोर देन 0 हो, लेस देन, नेगेटिव भी आ सकती है, मोर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, लेकिन 0 आपके पास y ना हो, तो आपके पास एक लाइन जो बनेगी वो आपके पास क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं अ लाइन व्हिच इज हॉरिजॉन्टल इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ठीक हो गया? अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूँ, अब इसको गौर से सुनते रहें, क्या मैं ये कह सकता हूँ इसी प्लान के ऊपर, क्या मैं इसको इस तरह ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि अब जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इस y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन के ऊपर, तो हर पॉइंट के ऊपर y क्या होगा? 10 होगा। क्या ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है? यस y सर हाँ, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इस 10 के अलावा प्लेन के अंदर, ये प्लेन है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स में लिखूं, ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स बन रहे हैं ना, देखिए ऑलरेडी आपके पास ये कर्व्स बने हुए हैं, ये बने हुए सारे पॉइंट्स, ग्राफ बना हुआ है, तो जितने भी नंबर ऑफ डॉट्स इस लाइन के ऊपर आएंगे, उन हर डॉट के ऊपर जो y होगा वो क्या रहेगा? वो 10 ही रहेगा। x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन y हमेशा 10 रहेगा। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट लिखूं, ये देखें, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट बना, ये इसमें कोऑर्डिनेट आपके पास क्या था? 0 and 10 हो गया। सपोज कर लेते हैं हम एक कोऑर्डिनेट ये लेना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट लेना चाह रहे हैं इस वाले के ऊपर, तो अगर इस पे करता हूँ तो यहाँ से एक वर्टिकली इसको एक्सटेंड करूंगा, तो एक्सिस के ऊपर जो x की वैल्यू आ रही है, प्लान के अंदर की बात करूं, इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या होगा? एक आपके पास 15 जो होगा वो x होगा, और जो y की वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो कि क्या रहेगी? 10 रहेगी।
2 पॉइंट्स बने हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट्स से इसको मैं कहता हूँ पॉइंट ए, इसको कह देता हूँ पॉइंट बी। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो स्लोप हम फाइंड करने जाएंगे वो किसकी करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए हमने। जब 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब मैंने क्या करनी है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। 2 पॉइंट्स गिवन है, इसकी अभी हम लोगों ने स्लोप फाइंड करनी है। तो यहां से देखें, अब क्या करूंगा, स्लोप फाइंड करो, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो एक आपके पास कोऑर्डिनेट जो था वो 0 10 है, b जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 15 और 10 है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो हमेशा पहली वैल्यू को हम x1 कहते हैं, पहले कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट आप कोऑर्डिनेट उसमें x1 और y1 होते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास x2 और y2 होते हैं। अब मैं यहाँ से अगर फाइंड करना चाहूँ तो फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो आंसर हमारे पास क्या आया, विच इज इक्वल्स टू 0 सर। 0। अब क्लियर हो जाएगा। तो स्लोप m इक्वल टू 0 कब होता है? तो स्लोप हमारे पास m इक्वल टू 0 तब होता है कि एक लाइन हो जो कि हॉरिजॉन्टल हो, एक लाइन हो जिसमें y की वैल्यू मोर देन 0 या लेस देन 0 हो, लेकिन x जो है हमारे पास क्या हो, x की वैल्यू या कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 हो। यानी इसका मतलब एक लाइन जो कि अलोंग y एक्सिस बनेगी, और अलोंग y एक्सिस हमेशा x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 की इक्वल होता है। क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास एक है जिसको हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। तो स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, आप इसको अलग-अलग से लिखेंगे। अ स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, अ स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अ स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अ स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अ स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 3 क्वेश्चन मैंने बना दिए। कल को आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ था, ये इस मैक्सिमम है, इसके बगैर कोई, इसके अलावा आपसे कोई पूछ नहीं सकता। पहली बात या इसको जहन में रख दीजिएगा, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये देखिए और के साथ 3 पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। पहली बात मैं कर रहा हूँ, द स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू 0 और the slope of a line parallel to x axis equal to 0 और the slope of a perpendicular, ठीक है, slope of a line perpendicular to y axis is always equal to 0। ये आपके पास है ओवरऑल इसकी ऑब्जर्वेशन। क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी सर बस इतना पूछना है कि y is equals to, सर y is equal to 10 इसलिए लिखा है कि x की वैल्यू 0 है, तो उसको ना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस y is equal to 10 ही हम लिखें। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, मैं यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी। जी Okay, दूसरा कोई क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी हॉरिजॉन्टल और वो सब जो आपने 3 पॉइंट बताए ना सर, वो रिपीट कर देंगे? आपने बताया ना क्वेश्चन ऐसे आके। जी रिपीट कर लो, ये चेक कर लें। आपके पास पहली बात मैंने जो लिखा हुआ है ना, बुलेट पॉइंट लिखा है, ये मेरा पहला फर्स्ट पॉइंट है मेरा, ठीक है। अब मैंने आपको ये लिख दिया, ये एक पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट मेरे पास है ये सारा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो मेरे पास है बेसिकली आपके पास ये पूरा पॉइंट। जी सर समझ गया मैं। ठीक हो गया। तो आपसे इसमें जी किसी सर। तरह भी क्वेश्चन कर लें, बस आपको अपने आप को रेडी रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। तो वो आई गैप हॉरिजॉन्टल सब पढ़ते हैं ना, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस आई गैप पूछ लेता है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस पूछ लेता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरी वजह में 3 पॉइंट लिख दिए। तो आपने क्या करना है, जब आप अपने नोटबुक पे लिखोगे तो आप डिटेल में लिखो कि अगर क्वेश्चन आता है यूं तो हम ऐसे कहेंगे, ये भी इसका यही मतलब है। तो ये सेम मीनिंग में तीनों चीजें आ रही हैं। अगर आपसे ये पूछ ले तब भी, अगर ये लाइन पूछ ले तब आपके पास है ये, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये हो तो तब भी आपके पास यही चीज होती है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, अ स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इस तरीके से किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा
जिसको हम लोग यहाँ से करेंगे, सेम मैं यहाँ पर कर्व आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सर ये क्वेश्चन था सर। पूछे सर ये y के हर एक पॉइंट पे हो सकता है सर? हाँ ना, अगर लाइन आपके पास हो हॉरिजेंटल, लाइन आपके पास हॉरिजेंटल हो तो वो कोई ना कोई वैल्यू तो रखेगा ना। मैंने यहाँ पर 10 लिया था, तो उस लाइन के ऊपर वो जो लाइन बनी हुई है, अगर y इक्वल टू 10 है तो वो लाइन जिस पॉइंट के ऊपर, जिस क्वाड्रेंट के ऊपर आप उसको मेजर करना चाहते हैं, वहां पर आपके पास जो y होगा वो 10 ही रहेगा। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन y हमेशा 10 ही रहेगा। अभी देखिए, अभी वर्टिकल लाइन का स्लोप हो सकता है। अभी आता हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। ये आपके पास हो गया सेकंड पॉइंट। अभी आपने जो पिछले ने क्वेश्चन किया था ना कि आपके पास जो है ना सर हर लाइन पे होता है, आप चेक कर लीजिएगा, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दूसरा हम लोग अभी टॉपिक क्लियर करेंगे, देखिए आपको समझ आ जाएगी कि कर क्या रहे हैं। एक ही हो गया, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट बना रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट आपके पास। आप देखें, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन और slope of a line parallel to y-axis, ठीक है, और slope of a line perpendicular to x-axis। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब हमने स्लोप पॉइंट करनी है। अब देखिए, सपोज कर ले कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन हो, सपोज कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन हो और कोऑर्डिनेट हमारे पास है, सपोज कर ले कि किसी का माइक ऑन है, ये जरा ऑफ कर दें। अब अगर बात करनी है तो बेशक आप ऑन रख लें, लेकिन ये है कि फिर वो डिस्टर्बेंस होती है, मुझे नहीं सुनाई दे, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर देखूँ, सपोज मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ, मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट के ऊपर वैल्यू चाहिए। सपोज एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास, एक कोऑर्डिनेट, और उसमें मैं वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। सपोज 20 and 0, 20 and 0। मैं 20 and 0 को अगर यहाँ पर प्लॉट करना चाहूँ तो ये x है और ये y है ना, तो यहाँ पर ये देखिए ये x की वैल्यू आ गई और ये x है, तो y क्या होगा, 0 होगा ना। तो इसका मतलब अलोंग x एक्सिस की बात हो रही है, और अलोंग x एक्सिस के ऊपर, अलोंग एक्सिस का मतलब है x एक्सिस के, ठीक है, ऊपर, यानी x एक्सिस के ऊपर x की कुछ वैल्यू हो सकती है लेकिन y 0 होता है। तो अलोंग x एक्सिस y इक्वल टू 0। अब मैं इसके ऊपर लाइन बनाना चाहूँ तो लाइन बेसिकली कैसे होगा, बेसिकली हमारे पास एक लाइन बनेगी जो कि ऐसे वर्टिकल होगी ना, वर्टिकल लाइन होगी। यस सर। ये बन जाएगी। सर ये जो लाइन होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता? नहीं, हम तो इसको स्पेसिफिक कर ले जाते हैं ना, हम यहाँ पर लेके जाते हैं। एंड पॉइंट आपके पास क्या है कि आप छोटी सी लाइन भी ड्रॉ कर ले, तो फ्री हैंड है ना, फ्री हैंड लाइन है, तो जितना आपका एरिया होता है वहां तक आप उसको एक्सटेंड कर ले। ग्राफ के ऊपर कोई लिमिटेड वैल्यूज होंगी ना, ग्राफ के ऊपर y एक्सिस और एक्सिस पे लिमिटेड वैल्यूज होती है ना, फाइनाइट वैल्यूज होती है। तो जितना आपके पास वैल्यूज होती है उतनी इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। अब चेक कर लें, ये वैल्यू आ गई। अब मैंने वर्टिकल लाइन के ऊपर पॉइंट, जी सॉरी सर डिस्टरबेंस के लिए। सर इस लाइन के ऊपर तो y एक्सिस बिल्कुल 0 होगा, लेकिन इस लाइन के सामने जो हमारे पास y एक्सिस की जो क्वाड्रेंट आ रहा है सर, उसमें तो y एक्सिस की वैल्यूज होंगी ना? हाँ ना, तो आप दो डिफरेंट क्वेश्चन हो गए ना कि सर इस लाइन के ऊपर जो है, इस लाइन के ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे y 0 है,
लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर तो लाइन वैल्यूज होगी ना डिफरेंट ऐसी। सर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो वाई एक्सिस है वहाँ पर वेरिएशन आएंगी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगी वो सेम फिक्स्ड वैल्यू रहेगी जिस तरह 20 है। हाँ, आप बिल्कुल आप इसको ऑब्जर्व ऐसे कर लो। हम ये कहते हैं कि अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस वाई तो जीरो होता है, अलॉन्ग एक्सिस वाई एक्सिस तो जीरो होता है, और जो एक वर्टिकल लाइन बनती है हर उस लाइन के हर पॉइंट के ऊपर एक्स की तो वैल्यू होगी, लेकिन वाई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अलॉन्ग इसके वाले, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर अगर वो कोई वैल्यू आती है तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो एक्सिस अलग है, अलॉन्ग की बात अलग होती है और वर्टिकल लाइन अलग है। अब क्लियर हो जाएगा? यस सर। चलिए अब सपोज करता हूं ये भी मैं इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं। ये पॉइंट हुआ ए जो कि आपने लिख दिया 20। मैं इस पॉइंट को लेना चाह रहा हूं कि ये पॉइंट आपके पास है, ये वाला, इसको मैं बी करना चाह रहा हूं। अब यहां पर y क्या रहेगा, y आपके पास क्या, इस लाइन के ऊपर अगर मैं लिखना चाहूं तो y की वैल्यू कोई ना कोई आएगी। 15 सर, 15 सर आ जाएगी। जी बिल्कुल है, ये मैंने एक्सटेंड कर दी। तो यहाँ आपके पास x क्या होगा 20, x20, क्योंकि इस लाइन की बात हो रही है। तो वर्टिकल लाइन के ऊपर आपको 20 लाइन बनी हुआ, x इक्वल टू 20 बना, इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20 आपके पास एक लाइन बन गई। तो x इक्वल टू 20 के ऊपर ये मैंने एक पॉइंट लिया, सेलेक्ट किया, खुद से किया, ये अज्यूम्ड है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। अज्यूम कोई भी आप ले लें, जैसे मैंने b पॉइंट यहाँ लिया ना, आप यहाँ पर b पॉइंट ले लें, आप यहाँ b पॉइंट लें, यहाँ b पॉइंट ले लें, आप जहाँ मर्जी b पॉइंट लेते हो, याद रखिएगा आपके पास जो स्लोप का भी मैं आंसर निकालूंगा, आपके नंबर्स डिफरेंट होंगे लेकिन स्लोप का आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप देखें अगर ये वाला पॉइंट मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं तो यहाँ पर इस पॉइंट में, इस कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट ऑफ x होगा वो क्या रहेगा 20। क्यों, अलॉन्ग ये वर्टिकल लाइन जो बन जाती है, यहाँ पर मेरे 20 से वर्टिकल लाइन बना है, तो वर्टिकल लाइन के हर पॉइंट के ऊपर, वर्टिकल लाइन के ऊपर जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो सारा हर पॉइंट जो है उसमें x क्या होगा, उसमें x जो है वो 20 होगा। अब y क्या होगा, y के सामने आपने एक्सटेंड करके लिख दिया जो कि आपका 15 आ रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन की स्लोप फाइंड कर रहे हैं ना, तो दोनों पॉइंट किस पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। प्रीवियसली हमने क्या किया था, ए और बी पॉइंट दोनों को हॉरिजेंटली लिया था, ध्यान में रख। अब इसको, अब ये जो रेड लाइन आपने 15 तक मैंने किया, अब इसको आप लोग वर्टिकल ना, इसको आप हॉरिजेंटल ना समझ लें, ये मैंने एक्सटेंड किया हुआ यहाँ पे, लेकिन जो मेरे लाइन है वो x इक्वल टू 20। अब बी पॉइंट जो आपके पास आया वो 20 एंड 15 आया। अब मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, तो स्लोप आपके पास होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सर इन्फिनिटी आ जाता है। ये आपके पास y2 है, आपके पास देखिए ये y2 है, ये x2 है, ये y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, सॉरी y1 हुआ, तो आपके पास आएगी 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 20। 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 20, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या है 15 डिवाइडेड बाय 0, तो एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपके पास ये वैल्यूज। तो ये आपका ओवरऑल जो है वो स्लोप के जो है ना ऑब्जर्वेशंस है, ओवरऑल आपने ध्यान में रखें। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द स्लोप ऑफ द लाइन, व्हेन द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट ऑब्जर्व। नीचे 4 ऑप्शन हो गए, तो 4 ऑप्शन में क्या आंसर होगा, या तो आपसे कहेगा द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, समझ आ रही है। तो कोई ना कोई जो 3 मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दे दिए, जैसे यहाँ पर भी तीनों लिख दिए, इनमें से कोई एक पॉइंट आपके पास मैच करेगा। जब आप इसको पढ़ोगे ना बार बार इसको, तो तब जाके इसकी क्लैरिटी आएगी। वन टाइम के अंदर इसको रीड करने से इसको क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसको आप जहन में रख लीजिएगा। तीनों का लिखने का फायदा यही है कि आप इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सामने आ जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने अब देखिए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की बात की। कल मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू mx प्लस c में 2 चीजें आ रही थी ना। कल इंटरसेप्ट बताया मैंने, इंटरसेप्ट होता क्या है। आज कल से हम लोग स्लोप पढ़ रहे हैं और आज स्लोप पॉइंट किया। तो स्लोप, ये 4 स्लोप्स हैं आपके पास, ठीक है। 4 तरह के स्लोप्स आपके पास आ सकते हैं, 4 तरह की लाइंस आपके पास बन सकती है। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की 4 लाइंस होती है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के आपके पास क्या है, 4 लाइंस बन सकती है। या तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा,
या वो आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग होगा, या वो लाइन जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन आपके पास वर्टिकल हो सकता है, वही स्ट्रेट लाइन आपका हॉरिजेंटल हो सकता है। तो ये चार आपके पास है जिसको आप अपने माइंड में रखें। तो हमारा जो ओवरऑल है कोर्स के अंदर, मैंने आपको बताया अप्लाइड मैथ्स है, इसमें हमने इसकी एप्लीकेशन सीखनी है कि ये जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं इसकी बेसिकली इसकी एप्लीकेशन क्या आ रही है। ठीक हो गया? ये प्रूफ कैसे हुआ, ये जो पॉइंट्स मैंने निकाल के दी थी आपके सामने, जो ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, ये आपने याद रखने हैं, इन पॉइंट को मेमोराइज कर लें, इस पे आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। प्रूफ कभी भी नहीं पूछेगा कि प्रूफ करें क्या बात, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स दिए तो हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कभी क्रिएट नहीं करेंगे। ग्राफ क्रिएट करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, इसको ध्यान में रख लें। सिर्फ ये जो हम ग्राफ मैंने यहाँ पर ऐड किया इस वजह से किया कि आपका माइंड क्लियर हो कि जीरो क्यों होता है, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन है जीरो क्यों। तो जहाँ तक जरूरत होती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जहाँ पर जैसे उसने क्वेश्चन किया टेंजेंट, तो मुझे वहाँ पर उस ज्योमेट्री वगैरह की तरफ जाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसकी नीड नहीं है। तो जितना आपको रिक्वायर्ड होगा यस मैं वो मैक्सिमम पॉइंट्स लिख दूंगा, याद रखिए। क्यों? उसकी वजह ये, मैं कोशिश करूँ कि आप कम ऑब्जर्व करें, आप कम ढूंढना शुरू करें, मैक्सिमम मैं आपके सामने करूँ। लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, याद रखिएगा जो क्वेश्चंस अब हम करेंगे, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा कि कैसे हो सकता है, इसकी मीनिंग क्या बनती है। जी सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चार किस्म की होती हैं, वो ये स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और इंफिनिटी। हाँ, हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो है वो चार किस्म की होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर चार लाइन है तो चार लाइंस की चार डिफरेंट आपके पास स्लोप्स होंगी। एक स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा और इंफिनिटी होगा। अब क्लियर हो जाएगा? जी सर। यस सर। ये देख लें, ये आपके पास फार्मूलाज हैं, इसकी पिक्चर अपने पास सेव कर लें। ये आपके पास फार्मूलाज है, ठीक है? फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग, मैंने इसको डिटेल में लिख दिया है। अब आप जो हमारे पास होता है ना कि यार मुझे बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो वो वाला माइंड खत्म करें, वो आप पूछेंगे नहीं, वो मैंने सारा लिख दिया हुआ है। तो आप अगर इसको सही तरह रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, कौन सा फार्मूला कब यूज करना है हमने, ठीक है? तो ये देखें, चार फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करते हैं। मैंने ऊपर लिखा है कैलकुलेशन ऑफ, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट आपने करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये आपका क्वेश्चन होता है। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में क्या क्लूज हैं, उस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो अगर आपके पास वो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इन चार आपके पास जो पार्ट्स हैं या चार ऑप्शन हैं, इसमें किसी से भी मैच करता है, उसके थ्रू आप इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के अंदर आपके पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करना रिक्वायर्ड हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो वो क्वेश्चन हमें इंडिकेट करेगा कि आपने क्या करना है। उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए वो फॉल करेगा 4 ऑप्शंस में, इन 4 ऑप्शन में किसी एक सिंगल ऑप्शन में वो फॉल करेगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, अगर वो रिक्वायरमेंट किसी भी 4 ऑप्शन में किसी एक सिंगल ऑप्शन से मैच करता है, उसमें आप पुटिंग करेंगे। पुटिंग करने के बाद आपके पास जो बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये देखिए 4 फार्मूलाज हैं, y = mx + c, इसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो ये कब यूज करेंगे, जब स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो, जब स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो, जब स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो और हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड हो, तो हम लोग फार्मूला जो यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के कैलकुलेशन का, y = mx + c, m की जगह m, c की जगह c पुट किया, जो आपके पास इक्वेशन बनेगी उसका नाम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सेकंड, 1 पॉइंट फॉर्म लिखा हुआ है, 1 पॉइंट फॉर्म कब यूज करते हैं, जब स्लोप और एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन हो, अ सिंगल पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन हो। जैसे मैंने ए बी किया, इसको हम कहते हैं पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर सिंगल कोऑर्डिनेट दिया हो, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, पेयर, 1 पेयर, पेयर में क्योंकि एक्स और वाई होता है, तो अगर आपके पास 1 कोऑर्डिनेट दिया हो, 1 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन हो एक, और साथ आपका स्लोप दिया हो, तो अगर हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करना तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, y - y1 = x - जी नंबर 2 वाला ही मैं कह रहा हूँ फार्मूला। ठीक। 2 पॉइंट फॉर्म कब यूज करते हैं, जब पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन हो। कब यूज करते हैं, जब पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो तब हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। तो जहां 1 नहीं लिखा हुआ ना,
वो आपके पास x और y है जो कि फार्मूले के अंदर फिट होता है, वो आपकी इक्वेशन में ही रिटेन होता है। y1 y2 का मतलब क्या है, यही जो लिखा हुआ है मैंने, x1 y1 x2 y2 गिवन है आपके पास, हो जाए क्लियर। ये थर्ड है। फोर्थ कब यूज करते हैं कि जब इंटरसेप्ट गिवन हो और बाकायदा तौर पे कहेगा y इंटरसेप्ट इज दिस, x इंटरसेप्ट इज दिस, y इंटरसेप्ट इज इंटरसेप्ट क्या, अ कांस्टेंट वैल्यू वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। तो मैंने वो कहा था दो एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस और y एक्सिस। तो कल हमने इक्वेशंस भी लिखे। तो अगर x कोऑर्डिनेट हो इसका मतलब है x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर y कोऑर्डिनेट हो तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, गिवन है, जिससे के थ्रू हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कॉपी कर लें। सर एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट। पूछिए। सर वो क्वेश्चन ये है कि जो ऊपर वाली जो थर्ड फार्मूला था उसमें जो 4 पॉइंट्स यानी गिवन थे, यानी कि पेयर्स थे कोऑर्डिनेट्स के, उसमें सर एक वो भी फार्मूला लग सकता है, वो जो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। जी बिल्कुल लग सकता है। आप स्लोप निकाल के पुट कर दें, बिल्कुल लग सकता है। ओके सर। ये चेक कर लें, जो हमने स्लोप पढ़ा, ये इसकी भी पिक्चर ले लें। अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो इसको आप डिटेल में लिख सकते हो, जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, ये आप लोगों के लिए मैंने नोट्स ही लिखे हैं। तो जो नोट्स आप बनाते हो तो वो नोट्स बेसिकली इस तरीके से होगा। सही है, आपने लिखना कैसे, वो ऐसे लिखना है। मैंने लिखा है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज, क्या मतलब होता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, मीनिंग क्या होगी सर? यानी कि वैल्यू एक ही रहेगी उसकी, जैसे आपने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो y = 10 ही है, तो वो कांस्टेंट से मुराद वो वैल्यू है। नहीं यार। और सर x और y अकॉर्डिंगली इंक्रीज करेंगे सर, x जितना इंक्रीज करेगा y भी उतना इंक्रीज करेगा सर। अच्छा, लेकिन दोनों में रेट ऑफ चेंज हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट होगा, ऐसी? यस सर। ठीक है, अब जैसे हम लोग फाइंड करते हैं ना, एक आपके पास गिवन है ए और बी पॉइंट, ए और बी में जो स्लोप आएगी तो बी और सी की भी वही स्लोप होगी, सी और डी की भी वही स्लोप होगी। उसकी वजह क्या है, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग, सिर्फ हम दो की बात करते हैं। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो अपवर्ड स्लोपिंग हो, नेगेटिव साइन के साथ जितना भी गैप आपके पास आएगा वो बेसिकली हमारे पास वो जो स्लोप होगी हर पॉइंट के ऊपर, यानी मीन 2 पॉइंट्स के बाद अगले पॉइंट में, फिर जो 2 पॉइंट्स आते हैं उसके अगले पॉइंट के ऊपर, तो अलोंग द कर्व आपका स्लोप क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर ये होता कन्वेक्स और कंकेव होता, पॉइंट्स कह सकते हैं जी, सर इसको कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोलिनियर, हाँ कोलिनियर आप कह लो। चलिए आप इसको माइंड में रख लें। हम ये कहते हैं कि जो कर्व आपके पास, जो कर्व के ऊपर स्ट्रेट लाइन कर्व के ऊपर जो स्लोप होता है वो कोलिनियर में सेम होता है। आप ये कर, चलिए ये देखिए लिखा है स्लोप ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप ऑफ द अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ द लाइन इज डिनोटेड बाय m, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन when set by the question is always the slope of the line। इसको आप ज़हन में रख लें, जब क्वेश्चन करूंगा ये आपको समझ आएगी। लिखा क्या हुआ है, स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइन, ये लिखा हुआ होगा, ये मैंने लिखा है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, क्वेश्चन पेपर में या हम लोग अभी सेल्फ टेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपके सामने आएगा। लिखा क्या हुआ है, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो वो आपके पास जो उस लाइन गिवन होगा उसका स्लोप फाइंड करेंगे, जो स्लोप होगी वो रिटेन रहेगी। लेकिन लिखा हुआ कि व्हेन द क्वेश्चन आस्क्स दैट द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो फिर उसका हम लोग जो स्लोप होगी उसका हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे विद माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा, लेकिन अभी आपने इस तरीके से इसको अपने मेमोरी में रखना। द स्लोप ऑफ, अगर 2 लाइन्स की, ये सिंगल लाइन्स थी, अगर 2 लाइन्स की बात कर लें पेपर में आ जाता है, वेदर द फॉलोइंग लाइन्स
whether the following lines या coordinate pairs of coordinates are parallel perpendicular तो जब दो लाइंस होंगी तो जब दो लाइंस हैं तो दो स्लोप्स होंगी डेफिनेटली। तो अगर दोनों लाइंस की स्लोप जो है जो हम फाइंड करेंगे, अगर दोनों लाइंस की स्लोप का आंसर सेम हो जाए तो हम दोनों लाइन को क्या कहेंगे, ये दोनों लाइन बेसिकली क्या है हमारे पास, ये पैरेलल। ठीक हो गया। अगर दो लाइंस हों, रिक्वायरमेंट दी हुई हो, एक तो लाइन बनी हुई बनाई मिल जाए ना कि लाइंस आप ड्रॉ हुई है और आपके पास में एक दूसरे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा हो, यानी एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पे क्रॉस करे, ठीक है, तो हम उसको लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन को स्लोप के जरिए से एक्सप्लेन करने के लिए आपने दोनों का स्लोप फाइंड करना है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आंसर -1 आ जाता है तो हम कहेंगे बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, इसको ज़हन में रख लें। ये आपके पास फार्मूलाज हैं जो आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है, ये आप ले। अब मैं इसकी एप्लीकेशन करूंगा ना तो दोबारा से यहाँ पर आऊंगा कि देखें रिक्वायरमेंट उसने क्या पूछा मैंने क्या लिखा, तो आपने इस तरीके से अपने माइंड। तो ये आपको जो सेल्फ टेस्ट में जो क्वेश्चंस वो कर रहे हैं ना उसको मैंने यहाँ पर वर्बली लिख दिया। स्टाइल कौन सा है, जो कि आई कैप है, इसको ज़हन में रख लें। और एक्सप्लेन मैंने कर दिया और मजीद एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस नहीं कर रहा, अभी करेंगे डिस्कस जब टाइम आएगा, अब इस हम हो गए तो पहले चल पहला क्वेश्चन करते हैं 2.3। क्वेश्चन नंबर 2.3